बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस पर। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, और आज आपके लिए लाए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के आज कंडक्ट होने वाले मॉक टेस्ट की कंप्लीट डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन भी करना है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया हुआ है और आज का मॉक टेस्ट उन्होंने सॉल्व किया है, तो काइंडली आप लोग अपने मार्क्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग नए हैं, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस कंप्लीट मॉक टेस्ट का जो लिंक है ऑनलाइन गूगल टेस्ट का, वो भी गिवन है। सबसे पहले आप उस टेस्ट को सॉल्व करें, अपने मार्क्स चेक करें, एंड देन उसके बाद आप इस डिस्कशन वीडियो पे आकर इस कंप्लीट डिस्कशन को आप सुन लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह कल का कंडक्ट होने वाला आपका जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पेपर है, वो इंशाल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, केमिस्ट्री विद एमजेस के थ्रू, इंशाल्लाह आपको इसी पे कंप्लीट डिस्कशन मिलेगी। और आपके लिए सबसे बेहतरीन दुआएं हमारी, बेस्ट विशेस, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेंथी भी हो सकती है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द एब्रीवेशन MSDS स्टैंड्स फॉर। इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं जो ड्रग्स टेस्टिंग लैब में, जहाँ पे वर्किंग लैब्स के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं प्रोटोकॉल्स के दौरान। तो MSDS स्टैंड्स फॉर, इसको कहते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट कहते हैं इसको, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इसको कहा जाता है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और ये जो बेसिकली दिस इज द डॉक्यूमेंट, और ये प्रोवाइड करता है एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हैज़ार्डस, हैंडलिंग, एमरजेंसी जो सिचुएशंस होती है उससे रिलेटेड, केमिकल सब्सटेंसेस से रिलेटेड, ये कंप्लीट एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो इसको कहते हैं MSDS कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डेल्टा ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ICH Q7A GMP। GMP स्टैंड्स फॉर, इसको हम कहते हैं कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है इनको, गाइडलाइंस। तो इनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें से एक अथॉरिटी है ICH Q7A, इसको कहा जाता है दीज आर द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ICH स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। तो इन्होंने स्टैंडर्ड्स कुछ सेट किए हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, वो 10 से 12 कंटेंट है। उनमें से आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट भी आ जाती है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैलिडेशन, ऑल दीज आर द कंटेंट्स ऑफ ICH Q7A। तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसका मेन पर्पस जो होता है, इट प्रोवाइड द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट्स सिग्निफिकेंटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रोवाइड करना इनका काम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, TLC इज मेनली यूज फॉर, ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका मेन जो पर्पस है वो इसका जो है वो प्योरिटी चेकिंग है, प्योरिटी चेकिंग। बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है। हाँ, इट एक्ट एज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज होती है, लेकिन इसका जो मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपका प्योरिटी चेकिंग है। इस तरह के क्वेश्चन भी सम टाइम आते हैं, आपको लगता है कि 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन जो उसका मोस्ट सूटेबल आंसर होता है फिर आपने उसको जो है ना वो चेक लगाना होता है, या आपने उसका सर्कल फिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन पोटेंशियोमीट्री द मेजर्ड क्वांटिटी इज वोल्टेज, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। इन द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हम क्या करते हैं, 2 वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उनको हम मेजर करते हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मेथड इज यूज टू एनालाइज द ट्रेस मेटल इन द ड्रग्स। जब बात ट्रेस मेटल्स की आ जाती है तो फिर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें आपकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर आपने ड्रग्स के अंदर जो ट्रेस अमाउंट में, लेस अमाउंट में मेटल्स मौजूद हैं, अगर आपने उनको डिटेक्ट करना है, उनको क्वान्टिफाई करना है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आप हैफिनेटेड टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कपलिंग टेक्निक्स, वो भी सबसे बेस्ट हैं, जिसमें ICP AES है, या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज अ कैरियर गैस इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो कैरियर गैस जनरली जो हम यूज़ करते हैं इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी में, कॉमनली जो गैसेज यूज़ होती हैं उसमें नाइट्रोजन है, हीलियम है और हाइड्रोजन है। और मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो हीलियम गैस यूज़ होती है, बिकॉज दिस इज द इनर्ट नेचर होती है इसकी।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस आप जनरली यूज़ नहीं करते जीसी के अंदर। हाँ, इसके साथ साथ आप हीलियम यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस भी आप यूज़ करते हैं इन दी जीसी। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिनमें आप सैंपल रन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद आपका सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता। आप उसको अगेन भी एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रीडिंग लेने के बाद आप अगेन भी उसको रन कर सकते हैं, आप उसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो इनको कहा जाता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक कहा जाता है। टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में जब आप एक मरतबा सैंपल यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड करते हैं, फिर दूसरा सैंपल लेते हैं या उसका एनालाइट लेते हैं। इस तरह IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट टेक्निक, दिस इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। आपको पता है जब आप उसकी KBR डिस्क बनाते हैं उस सैंपल की, तो एक दफ़ा आप डिस्क लेते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आप उसको चेक कर लेते हैं। आप उसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं उस डिस्क को, या अगर आपका लिक्विड है, ठीक है, आप उसकी ATR यूज़ करते हैं तो उसके बाद भी आप उस लिक्विड सैंपल को आप अगेन एंड अगेन आप उसके एनालिसिस डे बाय डे कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। इसमें आपका सैंपल वेस्ट नहीं होता। जबकि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, इसमें बर्निंग प्रोसेस भी होता है। फ्लेम इमिशन में आपको पता है फ्लेम यूज़ करते हैं, तो उसमें भी सैंपल जो है ना वो उसकी जो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये टेक्निक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स कराती है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है दिस इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इस तरह MS मास स्पेक्ट्रोमीट्री वो भी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, क्योंकि उसमें आप इलेक्ट्रॉन की बीम की बम्बार्डमेंट करते हैं, आपके सैंपल की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, तो वो भी डिस्ट्रक्टिव टेक्निक में आता है। ऑल दी एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक मोस्टली जो है ये भी आपके डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच टाइप ऑफ कॉलम इज मोर कॉमनली यूज्ड इन द मॉडर्न एनालिटिकल HPLC। इसमें आप कौन सा कॉलम यूज़ करते हैं, तो इसमें आप क्या यूज़ करते हैं, इसमें आप जनरली जो है वो यूज़ करते हैं केमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। इसमें स्टेनलेस स्टील कॉलम आप यूज़ करते हैं विद द पोरस सिलिका पार्टिकल। तो इसमें आप मोनोलिथ भी बना के यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील कॉलम यूज़ किया जाता है। और ये जो कॉलम होते हैं ये प्रोवाइड हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड दीज आर द प्रेशर रेजिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 9 है इन UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डेविएशन फ्रॉम द लैम्बर्ट्स बेयर लॉ इज कॉमनली काज्ड बाय द समटाइम UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो लैम्बर्ट्स लॉ होता है वो फॉलो नहीं कर रहा होता, उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं, फैक्टर्स होती हैं, जिसमें आपकी हाई अनलाइट कंसंट्रेशन, अगर आपका सैंपल बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो उस वक्त आपकी जो एक्चुअल में रीडिंग आनी चाहिए वो नहीं आती, तो आप उसको डिलीट करना पड़ता है। या फिर लो लाइट इंटेंसिटी हो तो उस केस में भी आपका लैम्बर्ट लॉ फॉलो नहीं करता, या एयर बबल सेल के अंदर मौजूद हो तो उस वक्त भी आपका लैम्बर्ट बेयर लॉ फॉलो नहीं कर रहा होता, तो इनको रिमूव करना पड़ता है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा 9 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 10 क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इन दी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो फार्मास्यूटिकल लेक्चर्स के अंदर ड्रग एनालिसिस के अंदर हमने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट 3 टेस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें लिमिट टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इस तरह के डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, इस तरह के टेस्ट हैं। तो लिमिट टेस्ट आर्सेनिक के लिए फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में कौन सा यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए जल्दी हम यूज़ करते हैं गुट-ज़िट मेथड है एक। कौन सा मेथड है, गुट-ज़िट मेथड इसको कहा जाता है। ये जनरली हम यूज़ करते हैं इस केस में, आर्सेनिक के केस में। और इसका जो मेन फंक्शंस होता है इसमें हम क्या करते हैं, दिस कन्वर्ट द आर्सेनिक इनटू द आर्सेन गैस के अंदर। आर्सेनिक आपका कंपोनेंट होता है, ठीक है, आप उसको कन्वर्ट करते हैं आर्सेनिक गैस में, ASH3 में आर्सेनिक गैस। और देन उसके बाद आर्सेनिक गैस जो होती है वो रिएक्ट करती है मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 पेपर इसके साथ रिएक्ट करती है और वहाँ पे येलो स्टेन, येलो निशान जो है वहाँ पे छोड़ देती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ऑप्शन है, येलो और ये ब्राउन स्टेन ऑन दी मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के ऊपर जो है ना वो निशान छोड़ती है। तो जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं आर्सेनिक को कि आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर आर्सेनिक मौजूद है। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड द लिमिट टेस्ट, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है द मोस्ट कॉमन मोबाइल फेज इन द रिवर्स फेज HPLC। अब यहाँ पे देखें कि रिवर्स फेज HPLC, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें आपकी स्टेशनरी फेज क्या होती है, नॉन पोलर स्टेशनरी फेज आप यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द
रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी या रिवर्स फेज HPLC। अब आपकी यहाँ पे स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है, और हमने ये क्या पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा हुआ है कि अगर आपकी स्टेशनरी फेज नॉन पोलर है तो फिर आपके एनालाइट को सेपरेट आउट करवाने के लिए जो आप मोबाइल फेज यूज़ करेंगे वो मोर पोलर यूज़ करेंगे। नोट कर लें यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मोर पोलर आपने मोबाइल फेज यूज़ करनी है, तब जाके आपकी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपके एनालाइट सही तरीके से सेपरेट हो पाएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मोर पोलर मोबाइल फेज कौन सी है, ईथर भी नहीं है, ठीक है, एसीटोन बेंजोल भी नहीं है, तो वाटर मेथनॉल जो है ये आपकी जो है वो मोर पोलर मोबाइल फेज है, तो ये आप यूज़ करेंगे इन द रिवर्स फेज HPLC के अंदर, तो आपका बेटर रिजल्ट आएगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द फिंगरप्रिंट जो रीजन होता है बिलो 1500 पर सेंटीमीटर, ये वाला जो रीजन होता है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1500 से लेकर 400 तक, तो दिस रीजन इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। और ये फिंगरप्रिंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल जो है ना वो एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहे होते हैं। यहाँ पे जनरली बेंडिंग वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, और यहाँ से इस रीजन से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट्स कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चंस है। द टाइट्रेशन स्पेसिफिकली यूज्ड टू क्वांटिफाई मॉइस्चर कंटेंट इन द फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स। किसी भी सैंपल के अंदर अगर आपने मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हम टाइट्रेशन यूज करते हैं उसको कहा जाता है कार्ल फिशर टाइट्रेशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी, और इंपॉर्टेंट MCQ भी है। इसको कार्ल फिशर टाइट्रेशन कहते हैं। इसका मेन पर्पस मॉइस्चर कंटेंट को क्वांटिफाई करना होता है, यानी आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ कोलोमेटिक टाइट्रेशन आपने पढ़ी होगी, उसकी ये टाइप है। और इसमें हम आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन और SO2 का रिएक्शन करवाते हैं, और उसके बाद I2 और SO2 का रिएक्शन करवाते हैं। और ये रिएक्शन किसके साथ करता है, रिएक्ट वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है सैंपल के अंदर जो वाटर है, और ये बना देता है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड और SO2 बना देता है। और इसके साथ साथ आयोडीन और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर रिएक्ट करके ये बना देता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। और एंड पॉइंट हमें तब मिलता है जब आपका सारे का सारा वाटर यूज हो जाता है। जैसे सारे का सारा वाटर यूज हो जाएगा, ठीक है, वो रिएक्ट कर जाएगा, तो उस वक्त आपको एंड पॉइंट मिलेगा, और उससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी। आप वॉल्यूम जो आप ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, टाइट्रेंट का, वो आप रोक देंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी कार्ल फिशर टाइट्रेशन इसको कहते हैं। 14 है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। ये भी हमने पढ़ा, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट यूज होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, ड्रग्स एनालिसिस में, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, इट इज यूज टू चेक हाउ क्विकली अ सॉलिड डोसेज, जो हमारे पास सॉलिड कैप्सूल होता है, वो किस तरह इंटीग्रेट होता है सोल्यूशन के अंदर। तो ये जो रेट है इसको चेकआउट करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। तो इट इंश्योर द डोसेज फॉर्म ब्रेक्स अपार्ट विद इन द स्पेसिफिक टाइम। इसका मेन जो है ना वो आपका जो फंक्शंस होता है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 15 है विच इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज्ड एज द वर्किंग इलेक्ट्रोड इन द वोल्टामीटर। वोल्टामीटर के अंदर हम डिफरेंट वर्किंग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जिसमें मर्करी भी है, अगर आप ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं स्पेशली पोलैरोग्राफी में। अजान और ओके स्टूडेंट्स, तो विच इलेक्ट्रोड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज ए वर्किंग इलेक्ट्रोड इन द वोल्टामेट्री। तो ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड हम जनरली यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द वोल्टामेट्री। इसके साथ अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 16 है द इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय। तो इंटरनेशनल जो फार्माकोपी है ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द टर्म एसे इन द फार्माकोपिया रेफर्स टू दी। तो ये जो एसे की टर्म है इसको जनरली हम यूज करते हैं टू डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी और या कंसंट्रेशन ऑफ API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इनकी पोटेंसी, इनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना, दिस इज कॉल्ड एन एसे। तो हमने लेक्चर में भी बात की थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच टेक्निक इज बेस्ट टू डिटेक्ट द अल्कोहल इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर चाहे वो ड्रग्स है, ड्रग्स के अंदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट को डिटरमिन करना
या ब्लड के अंदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट को डिटरमिन करना, तो इसके लिए जो बेस्ट टेक्निक हम जनरली यूज़ करते हैं वो जीसी यूज़ करते हैं, बिकॉज जीसी टेक्निक इज़ यूज फॉर द नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स, सॉरी वोलाटाइल कंपोनेंट्स के लिए। जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह अल्कोहल्स हैं, वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए जो हम प्रेफर करते हैं वो हम यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। जीसी इज़ यूज फॉर द वोलाटाइल कंपाउंड्स, तो इसके लिए हम जो है वो प्रेफरली करते हैं कि अल्कोहल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस इंट्रा एसे प्रिसीजन? इंट्रा एसे प्रिसीजन को कौन सा डिफाइन करता है? तो दिस इज कॉल्ड दी रिपीटेबिलिटी कहा जाता है। इंट्रा एसे प्रिसीजन इज आल्सो नाउन एज रिपीटेबिलिटी, बिकॉज क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक ही टाइप का मेथड होता है, एक ही टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है, एक ही टाइम में किया जा रहा होता है, तो उसके अंदर जो मेजरमेंट्स आती हैं उनको कहते हैं रिपीटेबिलिटी कहते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 20 है, हाउ मच 70% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ 30% अल्कोहल। तो यहाँ पे सोल्यूशन गिवन है, उसकी कंसंट्रेशन परसेंट में दी गई है और इसमें आपने फाइंड आउट करना है। तो आप देखें तो इसमें सिंपली आपका जो है ना वो जो फार्मूला डाइल्यूशन फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कौन सा? C1V1 इज इक्वल टू दी C2V2। ये हमारे पास स्टॉक होता है, इसको आप स्टॉक का नाम दे दें, और ये हमारे पास क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है, जो हमने फाइंड आउट करना है, और ये हमने रिक्वायर्ड है। हाउ मच 70% अल्कोहल, कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और C2 की वैल्यू, और ये हमने हाउ मच यानी कि वॉल्यूम हमने V2 हमने फाइंड आउट करना है, और इस केस में आपका वॉल्यूम V1 गिवन है और C1 भी गिवन है। तो C1 जो है हमारे पास 30% कंसंट्रेशन, वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, C2 की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे देखें तो 70 है, V2 हमने फाइंड आउट करना है, तो ये बन जाएगा V2 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 70, तो ये 0 से 0 कैंसिल होगा, और ये हो गया 300 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका फाइनल आंसर आपका जो बनता है वो बनता है 42.85 ml जाके इसका आंसर बनता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो 43 ml के इक्वल आता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 21 है, अ फार्मासिस्ट डाइल्यूट्स 200 ml ऑफ 5% सोल्यूशन टू दी 1%, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम? तो यहाँ पे भी बिल्कुल हम डाइल्यूशन फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, C1V1 इज इक्वल टू दी C2V2। ये हमारे पास स्टॉक हो गया और ये हमारे पास क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टॉक में आप देखें तो 5% सोल्यूशन है, ठीक है, 200 ml में, तो ये 5% इन 200 ml, और हमने 1% तक इसको डाइल्यूट करना है 1% सोल्यूशन से, तो ये C2 की वैल्यू 1 है और V2 हमने फाइंड आउट करना है। तो V2 इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 1000 ml आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी सोल्यूशन से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, वो कहता है कि दी इबुप्रोफेन ड्रग जिसकी पीके की वैल्यू गिवन है, कंटेन्स 1 एसिडिक ग्रुप मौजूद है एंड पीएच भी गिवन है, और इसकी परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन हमने फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा, जब आपको पीके की वैल्यू गिवन हो और उसमें पीएच भी गिवन हो, तो इसका सिंपल शॉर्ट फार्मूला है आयोनाइजेशन की परसेंटेज फाइंड आउट करने का, परसेंटेज आयोनाइजेशन इन केस ऑफ एसिडिक ग्रुप अगर मौजूद है, तो इसका फार्मूला होता है 10 की पावर पीएच माइनस पीके, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 की पावर पीएच, ठीक है, माइनस पीके, एंड देन इसके बाद फाइनली मल्टीप्लाई 100 होता है। ये है फार्मूला परसेंटेज आयोनाइजेशन का इन केस ऑफ एसिड, अगर एसिड का केस हो जो, तो ये आपने यूज करना है। पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 की पावर पीएच है, पीएच कितनी गिवन है? 6.4 है, तो ये हो गया 6.4 माइनस, और पीके कितनी वैल्यू है? 4.4, तो ये हो गया 4.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 की पावर पीके जो है हमारे पास 6.4 माइनस 4.4 मल्टीप्लाई 100 कर लें। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये हो गया है आपके पास 10 की पावर 6.4 से 4.4 माइनस करेंगे आप लोग, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 रेज की पावर 2 मल्टीप्लाई 100 हो गया। यहाँ पे आप देख लें, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो 10 रेज की पावर 2 ये होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, ये वाला 100 प्लस 1, तो ये 101 हो गया, मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100 हो गया।
आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 10,000। इसको 101 पे आप डिवाइड करें तो इसका जो आंसर बनता है वो 99% जाके बनता है। तो ये है इसकी सिंपल इसकी कैलकुलेशन, 99% इसकी कैलकुलेशन है। अगर यहाँ पे बेसिक ग्रुप दिया जाता, अगर कोई ड्रग दी जाती है और आपको कहते हैं कि दिस कंटेन दी वन बेसिक ग्रुप और उसकी पीएच वगैरह दी जाए, तो फिर इसका जो फार्मूला होता है वो ये वाला फार्मूला होता है बेसिक के केस में। अगर आपके पास बेस हो तो फिर आप परसेंटेज आयनाइजेशन का फार्मूला यूज करते हैं 10 की पावर, पहले आप अब लिखेंगे pKa, क्योंकि एस्टिक के केस में हमने pH माइनस pK लिखा था, तो pKa माइनस pH बाकी वही सेम, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 की पावर pKa माइनस pH मल्टीप्लाई 100। बस ये डिफरेंस है आपका बेसिक और एस्टिक के केस में, तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द ड्रग पैरासीटामोल लैक्स फंक्शनैलिटी। जो पैरासीटामोल ड्रग है इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है और इसमें कौन सी फंक्शनैलिटी नहीं है, लैक्स फंक्शनैलिटी। पैरासीटामोल की हमने बात भी की थी, स्ट्रक्चर भी बनाई थी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। यहाँ पे OH ग्रुप होता है और यहाँ पे आपको पता है NH, और ये आपका अमाइड ग्रुप होता है यहाँ पे CH3। तो दिस ग्रुप इज नाउन एज अमाइड ग्रुप कहते हैं, इसको कहते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप है तो अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद है, अमाइड ग्रुप भी मौजूद है। तो इसमें देखें तो दोनों मौजूद हैं, लेकिन इसमें उसने पूछा कि द ड्रग पैरासीटामोल लैक्स फंक्शनैलिटी, इनमें से कौन सी नहीं है, तो नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट बनेगा, नन। 24 है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ एस्पेरिन। और ये आपने अक्सर प्रैक्टिकल भी किए होंगे BSc के अंदर, जब आप एस्पेरिन की टाइट्रेशन करवाते हैं तो एस्पेरिन जो है दिस इज द वीक एसिड है। ये क्या है, एस्पेरिन इज अ वीक एसिड, और इसकी टाइट्रेशन हम करवाते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कि NaOH के साथ हम इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो इसके लिए जो रेंज होती है वो जनरली हम जो सूटेबल इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ अगर आपके पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो। फिनोल्फथालीन यूज़ करते हैं जिसकी pH रेंज 8.2 से 10 तक होती है। तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, वेरी ब्रॉड बैंड फ्रॉम 2400 टू 3300। सम टाइम आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक बड़ा ब्रांड इस तरह का नज़र आता है जो कि बिल्कुल 2500 2400 तक कवर कर रहा होता है, और उसमें बाकी बैंड्स जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी उसके अंदर आ रहे होते हैं, यानी कि जिससे आपको क्या करता है, ऑब्स्क्यूर कर रहा होता है, यानी कि उनको आप कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट उसको कर रहा होता है या वैनिश कर रहा होता है। तो ये जो बड़ा एक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस केस में, जब आपका OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिनोमेना में एक ब्रॉड बैंड आती है, ब्रॉड गैप आता है। तो दिस इज दी C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कार्बोक्सिलिक OH के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, while using silica gel coating on TLC plate, TLC प्लेट के ऊपर जब हम सिलिका की कोटिंग करते हैं तो which compound move the least distance up to the plate, यानी कि प्लेट से कितना लीस्ट डिस्टेंस कौन सा जो है वो कवर करते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखें, अगर ये प्लेट है, आपने सिलिका की प्लेट रखी हुई है, आपने ये कोटिंग कर दी है, यहाँ पे आपने सैंपल ऐड कर दिया है, तो सिलिका जो है, सिलिका इज अ पोलर। ये कौन सी स्टेशनरी फेज होती है, ये पोलर स्टेशनरी फेज है। और हमें पता है कि अगर ये पोलर स्टेशनरी फेज है तो आपको पता है जो कंपाउंड्स होंगे लीस्ट डिस्टेंस कौन से कवर करेंगे, जो मोर पोलर होंगे। ठीक है, तो मोर पोलर, जो मोस्ट पोलर कंपाउंड्स होंगे वो इस सिलिका के साथ इंटरेक्शन ज्यादा रखेंगे और वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो लीस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे। तो मोर पोलर कंपोनेंट विद द सिलिका जेल वो जनरली जो है वो लेस डिस्टेंस कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बीटा बनेगा। विच पार्टिकल साइज ऑफ सेलुलोज इज सूटेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो अगर आप इसको जो है ना वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्वान्टिफाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी जनरली हम यूज़ कर रहे होते हैं स्टेशनरी फेज सेलुलोज हम यूज़ करते हैं, और उसमें सेलुलोज का जो स्टेशनरी फेज है उसका जो पार्टिकल साइज होना चाहिए वो लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन
30 माइक्रोमीटर होना चाहिए, ये है स्टैंडर्ड रेंज। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो अल्फा बनेगी। बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो, दिस इज द इनकरेक्ट है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो बढ़ता है, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो बढ़ता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका अल्फा बनेगा। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो डिक्रीजेज विद द इंक्रीज द बफर स्ट्रेंथ, यस दिस इज द करेक्ट। इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो इंक्रीज विद द पीएच के बढ़ने से इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो भी बढ़ता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, अल्फा ऑप्शन। 29 है द शेप ऑफ टिपिकल साइक्लिक वोल्टाग्राम, इस तरह की पीक आपने अक्सर देखा, सॉरी ठीक है, इस तरह की पीक जो होती है इसको कहते हैं पीक शेप्ड, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पीक शेप। इस तरह की पीक्स आपको जनरली वोल्टामेट्री में मिलती हैं। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वोल्टामेट्री इज बेस्ट सूटेड फॉर द एनालिसिस ऑफ, तो ये जनरली इलेक्ट्रोएक्टिव जो स्पीशीज होती हैं उनके लिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि दिस इज द इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक है और इसमें जनरली जो इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो उनके लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। इन SPE, इन सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, द स्टेशनरी फेज इज टिपिकली, तो हम कौन सी स्टेशनरी फेज जनरली हम यूज़ करते हैं, तो हम सॉलिड पैक्ड यूज़ करते हैं। पैक्ड मीडियम, सॉलिड पैक्ड मीडियम होता है इन दी कार्ट्रेज, या कोई वॉल्व ले लें, ठीक है, एपेंडॉर्फ ट्यूब ले लें, कैट्रेज ले लें, इस तरह की, ठीक है। तो इसमें हम जनरली जो है वो सॉलिड मटेरियल को हम पैक्ड करते हैं, या फिनिटी मटेरियल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 32 है इन दी प्लेट थ्योरी अ हायर नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट इंडिकेट्स, तो HPLC के अंदर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में 2 टाइप की थ्योरीज पढ़ते हैं, एक प्लेट थ्योरी होती है और एक रेट थ्योरी होती है। और प्लेट थ्योरी कॉलम की लेंथ और नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स को डिस्कस कर रही होती है। जैसे जैसे ये देखें कॉलम की लेंथ जितनी बड़ी होगी नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स उतनी इसमें क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है, एक नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स इज इक्वल टू दी लेंथ ओवर हाइट, लेंथ ओवर हाइट। तो जैसे कॉलम की लेंथ बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स भी बढ़ेगी और इससे कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर ऑफ क्रिटिकल प्लेट्स जो हैं दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कॉलम। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजेक्टेबल ड्रग, जिसको इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जाए ऐसी ड्रग, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द केमिकल शिफ्ट ऑफ एरोमेटिक प्रोटॉन यूजुअली अपीयर्स एट, ये ppm वैल्यू दी हुई है, NMR से क्वेश्चन लिया गया है। तो एरोमेटिक जो प्रोटॉन होता है, एरोमेटिक प्रोटॉन जनरली इसकी जो ऑलमोस्ट 7 ppm पे इसकी पीक आ रही होती है, 7 ppm की, यानी कि 6 to 8 आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रेंज भी आपने याद रखनी है, हो सकता है MCQ वहाँ से पूछी जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज इन द NMR, तो NMR के अंदर हम डिटीरियोरेटेड सॉल्वेंट यूज करते हैं, प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट नहीं, डिटीरियोरेटेड सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप वाटर देखें, डिटीरियोरेटेड, प्रोटोनेटेड है, क्लोरोफॉर्म भी, एथेनॉल भी, तो ये तीनों हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो हम हाँ CDCl3 आप यूज करते हैं, डिटीरियोरेटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोफॉर्म, CDCl3 ये आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा, नन ऑफ दिस। विच बेसिक ग्रुप रेडिकल्स आर प्रेसिपिटेट्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, तो ये सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके ग्रुप रिएजेंट किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स, ये 3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ग्रुप नंबर जो 3 होता है आपका, वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स होता है। ग्रुप 1 जो है वो आपके क्लोराइड्स की फॉर्म में, क्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनते हैं। ग्रुप 2 के जो है ना वो सल्फाइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स। ग्रुप 3 के हाइड्रोक्साइड, और ग्रुप जो 5 होता है इसके कार्बोनेट्स की फॉर्म में इसके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। 37 है विच मेटल गिव्स द एप्पल ग्रीन कलर इन द फ्लेम, फ्लेम के अंदर डिफरेंट मेटल के टाइम्स के कलर्स होते हैं मेटल्स के। सोडियम जो है ये येलो कलर देती है, आपको पता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पोटाशियम जो है ये वायलेट कलर या लाइलिक कलर देती है, और कॉपर जो है ये ब्लूइश टाइप का कलर होता है, और बेरियम जो है ये एप्पल ग्रीन या ग्रीनिश कलर होता है इसका। एप्पल ग्रीन कलर जो है वो आपका बेरियम आयन देता है।
तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, द सिलेक्शन रूल दैट गवर्न्स अलाउड ट्रांजिशन इंक्लूड। तो ये हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल पे एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है सिलेक्शन रूल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। तो वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, सर्च करके सिलेक्शन रूल बाय MGS लिखेंगे तो यूट्यूब पे आपको नज़र भी आ जाएगा। तो उसमें सिलेक्शन रूल में हमें एक रूल पढ़ा था कि एक तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल था जो एजिमुथल क्वांटम नंबर को बताता है कि इसका +-1 होना चाहिए, और एक है स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है, सिलेक्शन रूल। तो उसमें क्या है, डेल्टा एस चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर शुड बी 0। तो अगर ये वाला है चेंज इन स्पिन इज 0 है तो दीज ट्रांजिशंस आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, अलाउड ट्रांजिशंस कहा जाता है। अगर चेंज इन स्पिन इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड दी फॉरबिडन ट्रांजिशंस, हम इनको कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो यहाँ पे नो चेंज इन दी स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे आपका बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट बनेगा। ये है सिलेक्शन रूल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला वायोलेट्स द नाइट्रोजन रूल। ये आपको पता है, हम जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक रूल पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, नाइट्रोजन रूल, कि अगर आपकी कोई ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऑड नंबर में हो, ऑड नंबर हो, तो उसमें जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन होते हैं वो भी ऑड होते हैं। दिस रूल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन रूल कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड का उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो उसका मैस होता है मॉलिक्यूलर वेट, वो इवन नंबर में है, यानी कि 120, 126 या 90, 92, 94, 50, 56, अगर वो इवन नंबर में है तो उसमें जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे, अगर वो नाइट्रोजन मौजूद है उसमें, तो वो क्या होंगे, वो भी इवन होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ठीक है, 6 होंगे या 8 होंगे। दिस रूल इज कॉल्ड नाइट्रोजन रूल कहते हैं। तो अब आप देख लेते हैं कि C2H7N, C2H7N के केस में यहाँ पे देखें तो कार्बन के 2 हैं, तो यहाँ पे आगे 24 + 7 + नाइट्रोजन का 14, कितने बन गए, 24 और 7 31 और 14 45 हो गया। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 45 है, तो ये कौन सा है, ऑड नंबर है। मॉलिक्यूलर वेट किस में है, ऑड नंबर है, ऑड है। अगर ऑड है तो इसमें जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन होने चाहिए वो भी ऑड होने चाहिए, 1 3 5, तो 1 है, तो इट्स ओके, ये रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो इसमें तो एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन नहीं है। आप डेल्टा पे चेक कर लें, C5 12 5, ठीक, कितने हो गए, 60 + 11 हाइड्रोजन है, प्लस जो है इसमें 2 नाइट्रोजन है, 28 हो गया। तो ये कितना बनता है, 99 बनता है, और 99 क्या है, ऑड है। तो इसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन होने चाहिए, लेकिन फार्मूला के अंदर 2 नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन रूल को फॉलो नहीं करता, ये वायोलेट कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। 40 क्वेश्चन है, इफ अ डेटा सेट इज गिवन विच वैल्यू माइट बी एन आउटलायर। आउटलायर वैल्यू कौन सी होती है, जो इनहराफ कर रही होती है, जो दूसरी वैल्यू से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही होती है, उसको आउटलायर कहते हैं। डाटा के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आउटलायर। तो यहाँ पे देखें 5.01 है, 5.02 है, 5.03 है, तो ये क्लोज 3 वैल्यूज हैं, लेकिन 5.15 ये इन तीनों वैल्यू से बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही है, तो दिस इज दी आउटलायर है। आउटलायर वो होती है जिसको आप डाटा में से रिजेक्ट कर दें, निकाल दें, तो आपका डाटा और ज़्यादा जो है ना वो अच्छा हो जाता है रिजल्ट। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी इसमें फ्री कीटो ग्रुप मौजूद होता है, और इरेथ्रोलोज के अंदर भी फ्री एल्डो शुगर होती है ये। तो ये दोनों के दोनों जो हैं दीज आर कॉल्ड दी रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज फाउंड इन द माल्टोज। माल्टोज दिस इज द डाइसैकराइड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 1,4 लिंकेज होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। तो दिस इज कॉल्ड द बीटा ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड नॉट नेसेसरी टू बी टेकन इन द डाइट, यानी कि जिसको डाइट के अंदर लेना ज़रूरी नहीं है, आप कह सकते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आप कह सकते हैं, जो बॉडी खुद तैयार करती है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था स्टूडेंट्स को, इस पर भी मैं एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे हमारी अमीनो एसिड पे इन 1 शॉट। तो इसका ट्रिक मैंने बताया था कि मैट विल फ्लाई, मैट विल फ्लाई, PHLY, तो यहाँ से आपने Y को आपने निकाल देना है। तो ये आपने देखिए, ये मैथियोनिन है, आर्जिनिन है, ट्रिप्टोफान है, थ्रियोनिन है, ठीक है, और वेलिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानीन सॉरी, और ये हो जाए आपके पास
हिस्टिडीन और ये है लाइसिन। तो ये वो इमाइनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल इमाइनो एसिड्स कहलाते हैं, जो डाइट में ज़रूरी होते हैं, डाइट में दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें सीरीन जो है, सीरीन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस ट्रिक। तो सीरीन जो है ये आपका जो है ना वो नॉन एसेंशियल इमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। तो ये जो ग्रुप होता है ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड एन होता है, क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड एन, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबली बॉन्डेड होती है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नाउन एज, इसको अमीन कहा जाता है, अमीन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, डबली बॉन्डेड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ये किस में होता है, ये प्रोलीन में होता है। आप स्ट्रक्चर ज़रा देखिएगा, गूगल कीजिएगा तो इसमें आपका प्रोलीन स्ट्रक्चर आता है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन दी ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के अंदर कौन से कायरल सेंटर होते हैं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद नहीं होते। तो दिस इज दी COH और ये होगा आपके पास NH2 अमीन ग्रुप है। तो दिस इज नॉट दी कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर इसमें नहीं होता, तो नो कायरल सेंटर। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय विच रेज, तो अल्ट्रावायलेट रेज हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, अल्ट्रा रेज। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 के राउंड अबाउट होती है, लेस देन 1 होती है, ऑलमोस्ट 0.8 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, सूटेबल आंसर है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। द स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये आपको पता है वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर द अडल्ट्स, तो ये प्रीवियस 1 पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफ़ी दफ़ा। डेली प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है अडल्ट्स के लिए वो है 60 ग्राम, कितनी है, 60 ग्राम मस्ट बी बिल्ड ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है अडल्ट्स के लिए। Zn2+ is an inorganic activator from the enzyme, this is called the carbonic anhydrase कहा जाता है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक की से लिया गया है क्वेश्चंस, एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। 51 इन विच रिएक्शन इज द एक्टिवेशन एनर्जी इज द हाईएस्ट, तो जिसमें हम कैटालिस्ट यूज नहीं करते, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन जो होता है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हाई होता है, वो स्लो रिएक्शन होता है, उसके रिएक्टेंट इज नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो अनकैटालाइज्ड जो रिएक्शन होता है, जबकि कैटालिस्ट जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है उसमें कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, अनकैटालाइज्ड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिपॉजिट 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर यूजिंग 1 एम्पेयर करंट, तो यहाँ पे करंट भी गिवन है, एम्पेयर आई करंट गिवन है 1 एम्पेयर, और मैस एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है सिल्वर की, वो कितना डिपॉजिट होता है। तो इसका सिंपल ट्रिक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है इन डिफरेंट, PPSC के पेपर में ये रिपीट हो चुका है। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, मैस है 1.08 ग्राम, मोलर मैस सिल्वर का क्या होता है, मेटल का 108 होता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.01 मोल्स आ जाएगा, 0.01 मोल्स। और हमें ये भी फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई F फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, ये फार्मूला होता है चार्ज के केस में। तो यहाँ से चार्ज निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.01 है मल्टीप्लाई, और 1 फैराडे किसके कॉलम के इक्वल होता है, 96,500, 96,500 के इक्वल होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 965 कॉलम बन जाएगा, 965 कॉलम। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो टाइम के केस में हमने फार्मूला पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ रखा है, बेसिक फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से हमने टाइम निकालना है, तो T इज इक्वल टू बन जाएगा Q ओवर I। तो चार्ज कितना है, 965 कॉलम है, I करंट अम्पेयर कितना है, 1 अम्पेयर है। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 965 सेकेंड जो है वो आपका टाइम लगेगा डिपॉजिट होने में। तो यहाँ पे आपका जो अल्फा ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। What is the osmotic pressure of 0.2 molar glucose solution at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन लिया गया। तो इसका सिंपल फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है CRT, C फॉर कंसंट्रेशन, और आपको पता है जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर आप केल्विन में ले लें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन आपकी है 0.2 मोलर।
तो ये हो गया 0.2 मल्टीप्लाई, क्योंकि हम प्रेशर के केस में ले रहे हैं तो यहाँ पे आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.0821, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। मल्टीप्लाई कर ले 27 डिग्री है तो 27 प्लस 273 कर लें तो ये आंसर कितना बनेगा 300 केल्विन आ जाएगा। तो 300 केल्विन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, इन तीनों फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका बनेगा 4.92 या 93 तक आपकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी बनेगा, 4.92 ATM बनेगा। ये है सिंपल कैलकुलेशन। pH ऑफ विनीगर, ये पंजाब टेक्स्ट बुक की जो टेबल है 8वें चैप्टर, वहाँ से डिफरेंट सब्सटेंसेस की pH गिवन है, उसको ज़रूर देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन भी सम टाइम जो वन लाइनर टाइप के होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें pH ऑफ विनीगर, तो ये विनीगर की जो pH होती है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है विनीगर? ओके तो इसमें जो विनीगर है दिस इज दी इसकी जो pH होती है 2.8 होती है, 2.8। 55 है। NaOH जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और ये जो है दिस इज कॉल्ड दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसकी जो वैल्यू आती है वो -89.08 किलो जॉल पर मोल जो है इसकी हीट ऑफ रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नेगेटिव आएगी डेल्टा एच की वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट, इसमें से किसका है? तो ये भी आप पंजाब टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, वेरी सिंपल। H2O का सबसे हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट होता है, इसी वजह से ये पोलर भी है और इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो 1.85 डिबे होता है, 1.85 डिबे। H2S का होता है 0.95 डिबे होता है। SO2 का होता है 1.61 डिबे होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है 0.12 या 112 जो होता है ये इसका डिबे आंसर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डायपोल मूवमेंट होता है वो वाटर का होता है। विच ऑर्बिटल विल फिल फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी n+l की वैल्यू लोअर होगी अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल, n+l रूल। ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेट कर लें। ये है 3+d के केस में l की वैल्यू, n+l रूल आपने यूज़ करना है। l की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे वैल्यू 5 बनेगी। 4p का चेक कर लें, 4+p के केस में l की वैल्यू 1 है तो ये भी 5 बनेगी। अच्छा 4s के केस में 4+s की वैल्यू क्या होती है? l के केस में 0 होती है तो ये फाइनल 4 बनेगी और ये 5+0 तो ये भी क्या बनेगी? 5n+ वैल्यू। तो सबसे लोएस्ट कौन सी है? 4s है और इसकी एनर्जी लो होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इसी में होगी 4s में। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s ऑर्बिटल, तो ये नंबर ऑफ नोड्स भी आप जरूर सर्च आउट कर लीजिएगा, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं 3-4, उसको जरूर देखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड का फार्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ऑर्बिटल का, इसका वेरी सिंपल फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है n-l-1। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेडियल नोड्स। तो हमने फाइंड आउट करना है किसका? 3s का। तो ये n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3 है और s के केस में l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये बन जाएगा 3 माइनस क्या बन जाएगा? 0 - 1। 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो रेडियल नोड्स जो हैं 3s ऑर्बिटल में ये आपके पास 2 है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, वो कहता है इफ अ गैस एब्जॉर्ब 200 जॉल ऑफ हीट एंड एक्सपैंड 500 क्यूबिक सेंटीमीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर भी गिवन है, देन चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने यूज करना है। गैस एक्सपैंड हो रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम है जो कि नेगेटिव होता है। तो इसमें हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे del U = Q - W। ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। सबसे पहले आप देखें जो W क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। W = P del V होता है। क्या होता है? P del V। और यहाँ पे आप देख लें प्रेशर कितना है। तो प्रेशर जो है आपके पास यहाँ पे प्रेशर 2000 है। ठीक है। अच्छा सबसे पहले ये बात देख लें कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास प्रेशर जो है वो यहाँ पे गिवन है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, तो हम वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 को अगर आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर तो 10⁻², 10⁻² का क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा 500 × 10⁻⁻⁻⁶ बनेगा, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
10⁻⁶। इसको अगर फर्दर करना चाहते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 0.0005 जो है क्यूबिक मीटर भी हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रेशर जो है वो 2 लाख है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई डेल वी की वैल्यू हमने पुट करनी है 0.005। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 100 जॉल। कितना बनेगा? 100 जॉल वर्क आएगा। हमने इंटरनल एनर्जी निकालनी है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू जो है वो आपके पास 200 जॉल है, तो ये हो गया 200 माइनस 100 जॉल वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ओवरऑल जो है इसका क्या आंसर आएगा? 100 जॉल आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। एलिमेंट्स अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट कैन लोअर देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बाय, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी बेल्ट में हम देखें कि ये हमारे पास होता है स्टेबिलिटी बेल्ट, और इसमें जनरली जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो होती है वो 1 के इक्वल होती है स्टेबिलिटी बेल्ट पे। अब इससे ऊपर जाएगी तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी, और बिलो द बेल्ट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो लेस देन क्या होती है? 1 होती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला केस है कि अबव द स्टेबिलिटी बेल्ट देखें तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। इट मीन कि यहाँ पे न्यूट्रॉन ग्रेटर हैं देन द प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, तो आपने न्यूट्रॉन को लोअर करना है, प्रोटॉन को आपने इंक्रीज करना है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के लिए ये है 1 0 होता है, ये 1 1 होता है, तो आपको बीटा पार्टिकल यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? इमिट करना पड़ेगा, बीटा डिके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 60 का अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है। फास्फोरस 32 इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फास्फोरस 32 जो है ये ल्यूकीमिया जो ब्लड डिजीज है इसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है फास्फोरस 32। इस तरह नेक्स्ट 62 है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 8 डेज है। व्हाट विल बी द एवरेज लाइफ इसकी क्या होगी? तो एवरेज लाइफ फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला है, एवरेज लाइफ ऑफ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है 1.443 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। अगर आपको हाफ लाइफ गिवन हो और एवरेज लाइफ आपने फाइंड आउट करनी हो तो 1.443 से आप क्या कर लें? मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका आंसर आ सकता है। तो 1.443 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ यहाँ पे 8 डेज है, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका बनेगा 11.5 जो है वो डेज आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 11.5 डेज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे बीट ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 63 है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल हैज ऑल द एंगल्स एट 90 डिग्री बट ऑल द साइड्स आर ऑन इक्वल लेंथ, यानी कि जिसके सारे के सारे एंगल अल्फा बीटा गैमा वो क्या हो? वो 90 डिग्री के इक्वल हो, लेकिन उसकी सारी की सारी साइड्स अनइक्वल हो, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थरोम्बिक यूनिट सेल इसको कहा जाता है। तो ये क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हमने फाइंड आउट किया था, शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 0.529 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर माइनस क्या होती है? 10 होती है। अब जब हम इसको अब चेक करें कि इसमें से कोई क्लोज तरीन ऑप्शन है, एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू देखें तो आई थिंक यहाँ पे नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता एंगस्ट्रॉम में। तो हो सकता है कि पिकोमीटर में ये कन्वर्ट अगर करके देखें तो ये एंगस्ट्रॉम है, इसको जब आप पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एज कम्पेयर टू द एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये 10⁻10 है और जो पिको होता है वो 10⁻12 होती है। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनाते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका पॉइंट किधर जाएगा? बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो आपका 0.2 डिजिट यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा 52.9 और ये बन जाएगा पिकोमीटर। तो अब आपका ये वाला आंसर जो है ये होना चाहिए, अगर तो ऑप्शन में है तो दिस इज द करेक्ट। तो अल्फा ऑप्शन जो है ये मौजूद है 52.9 पिकोमीटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो कुछ स्टूडेंट ने नन लगा दिया होगा जज्बात में आकर जल्दी जल्दी, अच्छा ये तो नहीं है, हमने तो बुक में पढ़ा है, ऐसा नहीं है, बड़ा केयरफुली आपने ऑप्शंस को देखना होता है, वो आपको घुमा भी सकते हैं। द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रोज, दिस इज कॉल्ड द हैबिट ऑफ क्रिस्टल, इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वेरी सिंपल स्टेटमेंट है। एन इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस
तो ये इमलियन के अंदर जो इमल्सीफायर एजेंट होता है वो हम ऐड करते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी, ताकि वो स्टेबिलिटी क्रिएट हो। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ द इमलियन, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। विच इज फेवरेबल फॉर द फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको लो करना पड़ता है, प्रेशर आपको हाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट बनेगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनेगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। 68 है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे गिवन है एट 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -1.66 होता है। एटलीस्ट एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है और लेड है, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स के आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू फॉर द सिंगुलर स्टेट, ये फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। सिंगुलर स्टेट के केस में जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2s+1, और क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर स्टेट है और इन सिंगुलर स्टेट देयर इज नो, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इस केस में जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है, एस की वैल्यू वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो 2 और ये 0 हो गया, +1 हो गया, 2 0 0, और ये आपका फाइनल आंसर 1 बन जाएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन केस ऑफ सिंगलेट स्टेट, तो दिस इज द 1 है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फोटो केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन विच लॉ? फोटो केमिस्ट्री की 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं। तो ये पीपीएससी के अंदर पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं, एक को कहते हैं ग्रोथस ड्रैपर लॉ और एक है स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। दोनों का डिफरेंट डेफिनेशंस है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ लॉज। 71 है हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में इथाइन बनता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे बन रही होती हैं। तो यहाँ पे देखें इथाइन, इथाइन यहाँ पे इसने लिखा है इथाइन एंड कोक, तो कोक तो नहीं बनती, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं बन सकता आपका। तो अल्फा ऑप्शन बनेगा, इथाइन बनती है। एंथ्रासीन हैज हेटेरो एटम, एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये बिल्कुल 3 रिंग जो है वो फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं इस तरह के, ठीक है, इस तरह के। ठीक है, तो इसमें कोई हेटेरो एटम नहीं होता, नाइट्रोजन सल्फर सिंपली हाइड्रोकार्बन्स हैं फ्यूज्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बनेगा। प्रोपाइलीन अंडरगो ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक गिव्स प्रोडक्ट प्रोपाइलीन। तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपाइलीन है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है इन केस ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया हुआ था कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो और आपने एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएं तो ये बन जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड और ये आपका एक कार्बन वाला फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सैंड में रिएक्शन इज यूज टू प्रोड्यूस, सैंड में रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस द अराइल हैलाइड की फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें हम जनरली यूज करते हैं एनिलीन NH2, एरोमेटिक अमीन यूज करते हैं एनिलीन, नाइट्रस एसिड NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HX एसिड यूज करते हैं, और यहाँ पे कॉपर CuX यूज करते हैं। तो इसके रिजल्ट में आपको जो है ना वो यहाँ पे हैलोजन लग जाता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं इसको। इथाइलिन एपोक्साइड रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इथाइलिन एपोक्साइड जो है CH2 यहाँ पे जब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो RMGX, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये अटैक करता है, यहाँ से निकल जाता है। तो इस केस में आपकी क्या बनती है? प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन द पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड के अंदर कोई भी कायरल सेंटर मौजूद नहीं है। दिस इज द नॉन कायरल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आपके 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं। यहाँ पे देखें देयर इज नो कायरल सेंटर।
तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा 76। मार्कोनिकोव रूल इज नॉट इम्प्लॉयड इन, मार्कोनिकोव रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट हो। तो यहाँ पे देखें ये भी अनसिमेट्रिकल है, और यहाँ पे देखें दिस इज द सिमेट्रिकल अल्कीन है, ये वाली सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो इसके ऊपर आप जो है ना वो जो मार्कोनिकोव रूल है आप यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट द टेरिलीन, ये पॉलीमर है सबसे पहले, दिस इज द बायोडिग्रेडेबल, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, नोट कर लें यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 78 को। व्हाट इज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो टेरिलीन है दिस इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल है 78। और ये पॉलीएस्टर है, यस दिस इज द करेक्ट, इट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये इट इज मेकिंग फॉर द फैब्रिक्स एंड रोप्स, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, इट इज नॉट द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फिनोल का 182 होता है, और 100 जो होता है वो आपका वाटर का होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 180। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो आपको मिलती है अमीन्स मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस, ठीक है। तो इस केस में आपको अमीन्स की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी अमीन जनरली बनती है, इसमें अमाइड रिएक्ट विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, KOH के साथ रिएक्ट करता है और ये अमीन्स बनती हैं। नोवलैक इज अ पॉलीमर ऑफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर है नोवलैक, तो ये पॉलीमर है जनरली फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको जरूर देखिएगा स्ट्रक्चर भी। विच वन इज यूज टू रिमूव द आर्सेनिक ऑक्साइड इन द प्यूरिफाइंग यूनिट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो ये 2020 के पेपर में भी ये PPSC केमिस्ट्री लेक्चर में ये पेपर ये सेम MCQ रिपीट हुई थी। आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं आर्सेनिक प्यूरिफाइंग यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज MCQ टेकन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, KMnO4 इज यूज्ड एज, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है, जर्मीसाइड भी यूज होता है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डू नॉट फॉर्म अ कम्प्लेक्स विद द EDTA, तो यहाँ पे कौन सी अल्कलाइन अर्थ मेटल EDTA के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाती, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेरिलियम है, बिकॉज क्योंकि इसका साइज बहुत कम है, हाई चार्ज डेंसिटी है, और ये EDTA के साथ जो है ना वो कम्प्लेक्स स्टेबल कम्प्लेक्स नहीं बना पाती। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। FeCO4 हैज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है, PPSC के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, लास्ट प्रीवियस पेपर देखें तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन लिए गए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN का सिंपल फार्मूला है Z एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है सिंपल फार्मूला। तो क्योंकि ये जो कार्बोनाइल है दिस इज द न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें केस में जो आयरन की वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है 26 होता है, नो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो 26 + 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर 5, यहाँ पे एटम मौजूद है, यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे 26 + 10, तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, जो कि नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, और अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस इज द स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। बिस्मथ इज अ मेंबर ऑफ विच ब्लॉक, बिस्मथ आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करती है, नसरीन, परवीन, आयशा, सब बहनें, यहाँ पे देख लें 5वें ग्रुप 5th A से बिलोंग करती हैं, या 15th ग्रुप कह लें आप उसको, ठीक है। तो ये P ब्लॉक एलिमेंट से हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बिस्मथ का, यहाँ पे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, बिस्मथ का आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, इसका 83 एटॉमिक नंबर होता है, और 208 इसका एटॉमिक मास होता है, और ये P ब्लॉक से बिलोंग करती है, तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। द कलर विच हैज़ लोएस्ट वेव लेंथ, तो इसको हम विबगायर से सिंपली हम नोट करते हैं, विबगायर, विब GYOR, तो यहाँ से रेड की तरफ जाएं तो वेव लेंथ क्या करती जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है, रेड कलर की वेव लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट की सबसे कम होती है, वायलेट कलर की। अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को लैटिमीर और रोड बुश ने इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि आप कह लें डिस्कवर किया था, या जो भी कह लें आप।
तो यहाँ पे आपका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, बोथ बी एंड सी। द कंपाउंड यूज्ड इन दी ब्रीथिंग इक्विपमेंट, ये बिल्कुल एफएससी की बुक से लिया गया क्वेश्चन, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि पोटाशियम सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द CO2 और ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है K2CO3 में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इस वजह से हम इसको ब्रीथिंग इक्विपमेंट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। विच वन हैज पैरामिडल शेप, तो यहाँ पे देखें तो जो नाइट्रोजन ग्रुप के 5th ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जब भी वो हाइड्रोजन या मोनोवेलेंट एटम के साथ रिएक्ट करते हैं, जिस तरह NH3 है, PH3 है, सेम इसी ग्रुप का आर्सेनिक हाइड्राइड ASH3 है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास लोन पेयर्स होता है, एक लोन पेयर होता है। तो इनमें इस तरह की शेप होती है, आर्सेनिक यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ पे अगर आप लोन पेयर को छुपा लेते हैं तो बिल्कुल इस तरह की शेप आपको पैरामिड टाइप की शेप नजर आ रही है। तो यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। pH ऑफ टेयर्स, तो ये भी किसी न किसी जगह पे आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। टेयर्स की जो pH होती है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, कभी आंसू आपके मुंह में चले जाएं, आप उसको चख लें तो सॉल्टी टाइप आपको नजर आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसकी जो pH होती है वो 7.4 तक होती है, 7.4 pH होती है आपके टेयर्स की, ह्यूमन टेयर्स की। मोल्टन यूरिया डिकम्पोज इनटू द अमोनियम साइनेट, तो ये भी एफएससी की बुक से है, तो ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अमोनियम साइनेट में कन्वर्ट होता है। टिंकल इज अ मिनरल ऑफ बोरॉन, ये बोरॉन का मिनरल है, तो ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 94 फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट, इनमें से कौन सी एग्जांपल माइक्रोन्यूट्रेंट की नहीं है, तो कैल्शियम जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच इज नॉट अ कैलकैरियस मटेरियल, इनमें से कौन सा कैलकैरियस मटेरियल नहीं है, लाइम, ठीक है, और लाइम जो है ये जनरली आपका कैलकैरियस मटेरियल में नहीं आता। क्ले, मैरीन शेल, मार्बल, ये आपका एग्रीगेशियस मटेरियल में इसका जिक्र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सॉरी इसमें डेल्टा ऑप्शन बनेगा, आई थिंक क्ले आएगा, ओके सॉरी। स्लरी इज द मिक्सचर ऑफ, स्लरी जो है दिस इज द मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन इसमें होता है, क्ले होता है और वाटर भी हम ऐड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। 97 है द परसेंटेज ऑफ लाइम इन द पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम की जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा होती है, 62% होती है, तो ये भी जो रीडिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उसको ज़रूर याद रखिएगा। 98 फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मेटलर्जी से क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स के लिए हम ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। ये 9th की बुक में भी ये सेम एज इट ये लाइन गिवन है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कंपोजिशन ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम के अंदर आपको पता है क्रोमियम, निकल और ट्रेस अमाउंट में आयरन भी मौजूद होता है, क्रोमियम, निकल एंड आयरन का जे अलाय कह लें आप नाइक्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है। लास्ट क्वेश्चन है impurities present with the mineral, this is called the gang, इसको कहा जाता है, मिनरल के साथ impurities अगर मौजूद हैं तो उनको गैंग कहा जाता है। तो ये थी जी आज के मॉक टेस्ट, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी मार्क्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले इस टेस्ट को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट जॉब से रिलेटेड और कल का कंडक्ट होने वाला आपका टेस्ट एनालिटिकल केमिस्ट का इंशाल्लाह उम्मीद है, और आप लोगों के लिए नेक दुआएं हैं, अच्छी दुआएं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाएगा और आप लोगों को इंशाल्लाह नाइट तक, इंशाल्लाह कल शाम तक आपको कंप्लीट उस पेपर की डिस्कशन भी आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए।